नमस्कार, सभी को नमस्कार। मेरी इस दर्शन की यात्रा लगभग 20 साल की है। इस यात्रा में ये तो समझ में आ गया कि सब कुछ हो सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम चाहें और नहीं हो सकता है। लेकिन जो सीट पे बैठा व्यक्ति है उसकी क्लैरिटी होना होगा, हमारी मेहनत से नहीं होगा। टीचर से बात करते हैं तो उनको लगता है कि प्रिंसिपल को समझ में आ जाए तो वो हमको काम करने का स्पेस दे पाएँ। जब प्रिंसिपल से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वो डिप्टी डायरेक्टर्स को समझ में आ जाए तो वो थोड़ा सा हमको सहयोग दे पाए, और आगे कहने की ज़रूरत नहीं। तो कुल मिला के प्रायोरिटीज़ हमारी कहीं और चली जाती हैं। एमरजेंसीज़ और डिज़ाइन के जो प्रॉब्लम है उनसे जूझते जूझते सारी ऊर्जा चली जाती है। यदि हम सही अर्थों में किसी ट्रांसफॉर्मेशन को लाना चाहते हैं तो मुखिया सहित उपलब्ध होना एक आवश्यकता है। खुशी इस बात की भी है कि एक संयोग है कि हमारी एक बहन शादी होकर जर्मनी गई, और अभी ये त्यागराज स्टेडियम की इवेंट के बाद उधर से एक मैसेज आया कि वो जर्मनी के न्यूज़पेपर्स में हैप्पीनेस करिकुलम के बारे में काफ़ी बात हो रही। वो जिस लड़के से उसकी शादी हुई है वो वहाँ का लोकल जर्मन है। तो जर्मन ने फिर हिंदी वाला जो त्यागराज स्टेडियम में कुछ कुछ बोला गया उसको जर्मनी में ट्रांसलेट किया और फिर उसने उसको वायरल किया। तो आपका यश पूरे विश्व में फैला है। सरकारी स्कूल एजुकेशन सिस्टम का और टीचर का और पूरे डिपार्टमेंट का जो सम्मान और कम से कम सभी राज्यों और विश्व की कई सरकारों ने एजुकेशन के इस प्रयास को स्वीकारा है, सराहा है, और सराहा ही नहीं है, एजुकेशन पे लगभग सभी जगह बातें होने लगी हैं। इसका श्रेय आपको जाता है। जोरदार ताली। ये आसान काम नहीं था। अच्छा काम करना और अच्छा काम स्वीकार भी हो जाना ये दो अलग अलग बातें। ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं किन्हीं भी जगह में जो बहुत अच्छा काम दिल से करते रहते हैं, लेकिन उनके काम को एप्रिसिएशन मिले ऐसा भी बहुत आराम से नहीं हो पाता है। तो हम सब ने मिलकर अच्छा काम किया भी, और उसको वर्ल्ड वाइड एक एक्सेप्टेबिलिटी मिली है, और इस बात की ज़रूरत भी है ना। 2-3 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ ताकि संदर्भ और बेहतर स्पष्ट हो सके। एक एग्जाम्पल तो देता हूँ डिपार्टमेंट्स के ढंग से। गुजरात पुलिस एकेडमी के साथ हमने एक वर्कशॉप किया था। इसमें 3 IPS ऑफिसर और 60 न्यूली अपॉइंटेड DYSPs बोलते हैं वहाँ, DSP यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, और करीब 90 पुलिस इंस्पेक्टर्स। तो वहाँ के जो DG उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन बोली। उन्होंने कहा कि वो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर, उसके बाद IRS, उसके बाद IPS, उनकी वाइफ वहाँ IAS थी जो उस समय इलेक्शन कमिश्नर थी। तो उन्होंने कहा कि देखो, इस देश में एक IPS को जितना सम्मान मिल सकता है मैंने उतना पाया है, और वो इकलौता IPS ऑफिसर है जो एवरेस्ट पे चढ़ा है, जो खुद एक ब्लैक कैट कमांडो हो। तो बोले मैंने पुलिस एकेडमी का पोस्टिंग स्वेच्छा से लिया है क्योंकि मेरे को शौक है लोगों को तैयार करने का। वो दी बेस्ट करने के बाद मेरे मन में एक पीड़ा हमेशा रहती है। पीड़ा ये है कि जो स्किल, जो ट्रेनिंग हमने इन लोगों को दिया है, इस ट्रेनिंग का उपयोग वो समाज के पोषण के लिए करेंगे कि शोषण के लिए करेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं। अब हम बहुत सारी बातें करेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये प्रॉब्लम पुलिस एकेडमी का है कि हम सबका है। हम सबका है। आज हमारे बच्चे को लिए हम बहुत मेहनत करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। मुझको याद है कि जब ये कार्यक्रम नया नया शुरू हुआ था और दिल्ली में, साउथ दिल्ली में कोई हॉल था बड़ा, वहाँ प्रिंसिपल्स का हमने 5 डे 1 डे करके 5 एक्सपोजर किए थे। तो उसमें सुबह जब लोग आते थे तो उनको लगता था कि हमको तो ठीक है, बच्चों के लिए कुछ बताओ, तो उनको लगता था कि बच्चों के लिए आप कुछ नहीं बता रहे हो। शाम तक आते आते मामला सीरियस होता था। कोई ना कोई एक व्यक्ति ये बोलता ही था शाम को कि हमने अपनी पूरी ताकत, अपनी हैसियत से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए लगा दिया, लेकिन आज जब अपने बच्चों की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं तो उसको देख के लगता है कि इनकी ज़िंदगी में हमारी कोई जगह है कि नहीं है। आखिर हमसे क्या गलती हुई? 4000 बच्चे मेरे स्कूल में हैं, वो मेरी बात मानते हैं, मेरे टीचर मेरी बात मानते हैं, लेकिन मेरे घर में मेरा बच्चा ऐसा तमाम काम करने के लिए तैयार है जो मैंने ज़िंदगी भर में इज्जत कमाई है, वो कहाँ चली जाएगी और कब चली जाएगी मैं नहीं कह सकता। तो इसका मतलब है कि हमने भी अपने बच्चों पे ज़िंदगी लगाई है, लेकिन कल को उनका बिहेवियर, उनकी मानसिकता, इस सामाजिक प्रभाव में जो कुछ भी हमारे आजू बाजू चल रहा है, हमारा नियंत्रण उस पर नहीं है, है ना, हमारे हाथ में वो नहीं है ना।
फिर कोरोना काल में हमने तमाम देखा है ना, मेडिकल लाइन में क्या हुआ, डॉक्टर्स में क्या हुआ। तो इसका मतलब मामला किसी डॉक्टर का नहीं है, मामला किसी इंजीनियर का नहीं है, मामला ब्यूरोक्रेसी का नहीं है, मामला पॉलिटिकल सिस्टम का नहीं है, मामला व्यक्ति का है, मामला सिस्टम का है ना। मैं अभी मानता हूँ कि कोई पार्टी गलत नहीं है, लोग गलत नहीं हैं, हम एक ऐसे सिस्टम के साथ बैठे हैं जिसमें इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन का टिकट पाने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए जितना खर्चा पाने की ज़रूरत है उसको आदमी कहीं से तो इकट्ठा करेगा, और जब इकट्ठा करेगा तो उसकी प्रॉब्लम, तो उस सिस्टम की भी प्रॉब्लम, हमारा इलेक्शन का मैकेनिज्म की प्रॉब्लम है कि उसकी डिमांड्स ऐसी हैं कि फिर अल्टीमेटली तो पूरा सिस्टम नीचे तक फ्लो करेगा। तो मेरे को लगता है कि जैसे जैसे हम बात आगे करेंगे तो हम सिस्टम की सीमाओं को भी समझें, एक व्यक्ति की सीमाओं को भी समझें, और शायद इसी बीच में से रास्ते कैसे निकाल सकते हैं उनको खोजें। यहाँ किसी तरह का कोई उपदेश नहीं है कि हमको ऐसा करना चाहिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, ऐसा कोई उपदेश यहाँ दिया नहीं जाए। जो प्रैक्टिकली हो सकता है और जो प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं और जो हम करना ही चाहते हैं, उसके रास्ते इन्हीं परिस्थितियों में कैसे निकलेंगे, उस पर हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत एक क्लैरिटी है कि हम और हमारे सभी मित्र देश में और विदेश में इस काम को अपनी खुशी के लिए करते हैं। हमको कोई बढ़िया चीज़ मिली है जिससे हमारी ज़िंदगी में, हमारी फैमिली में कोई चेंज आया है, और हमने उस जॉब का खालीपन देखा है, सिस्टम्स के खालीपन देखे हैं, उसके कोई आंसर मिले हैं, उसको आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, परिवार विधि से शेयर करना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों ने मिलके तमाम सिस्टम्स क्रिएट किए हैं। तो फिर हम तो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम हम देश भर में सामाजिक विधि से काम कर रहे हैं। तो हम एक ऐसी जगह में काम करें जहाँ समाज के लोग भी आते रहें, सरकार के लोग भी आते रहें, और दोनों मिल के भी आते रहें। लेकिन यदि सरकारी जगह होगी तो वहाँ आप सामाजिक लोगों को कितना अलाउ कर पाओगे, सिस्टम्स की अपनी लिमिटेशन होती हैं। लगभग शिविर के चौथे दिन आप महसूस करने लगोगे, यदि मेरी वाइफ भी साथ होती तो अच्छा होता, मेरा बेटा भी साथ होता तो अच्छा होता, क्योंकि इस बात को वो भी सुन लेता तो घर में कुछ और बेहतर स्थितियाँ हो जाती। शिविर के लास्ट तक ये सब होने ही लगेगा। तो ये पूरा एक एजुकेशन सिस्टम है जिसको शिविर उसका एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन है, लेकिन उस पर हमको अपना अधिकार पाना है, जो हम कह रहे थे कि आचरण में सही अर्थों में ट्रांसलेट हो जाए। तो उसके लिए फिर आगे का भी प्रोसेस है। तो लोग फिर 6 महीने का रेगुलर कोर्स हम चलाते हैं रायपुर में, 2 साल का कोर्स चलाते हैं जिसमें लोग हर 2 महीने बाद 8 दिन के लिए आते हैं, है ना, और एक 3 साल का कोर्स भी चलाते हैं जिसमें युवा फुल टाइम रहते हैं, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी सर्टिफिकेशन। अब आप सोच लीजिए कि बिना किसी डिग्री सर्टिफिकेशन के लोग अपनी जेब से पैसा खर्चा करके, सभी धर्म और जातियों के लोग इसमें आते हैं। इसका मतलब है कि डायरेक्टली उनकी ज़िंदगी को कोई वैल्यू मिलता है, तभी आदमी अपना समय और श्रम लगाने के लिए तैयार होता है। देखिए, एक तो ये कह दूं कि ये दर्शन है। जैन और बौद्ध दर्शन के बाद में लगभग 2500 साल पहले जैन और बौद्ध दर्शन आया। दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन का मतलब देखना। और क्या लगता है? पेन दिख रहा है? पेन दिख रहा है? आंख से दिख रहा है कि नहीं? आंख से दिख रहा है? हाथ उठाओ। आंख से दिख रहा है पेन? हाथ दिख रहा है। जिसने पेन कभी ना यूज किया हो तो उसको पेन दिखाई देगा? इसका मतलब आंख से दिखता है? आंख से दिखता है? पेन आंख से दिखता है? आंख से नहीं दिखता है। उसको पेन नहीं दिखाई देगा, उसको तो कुछ ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब पेन आंख से नहीं दिखता है। एक बात तो ये पक्की हो गई। दूसरी बात यह है, क्या ये ब्लैक भी आंख से दिखता है? ये ऑब्जेक्ट भी क्या आंख से दिखता है? आपको याद होगा, हम सभी स्कूलों से गुजर के आए हैं, माँ बाप के डर से पढ़ा करते थे, और बुक सामने रहती थी, मन में कुछ और चलते रहता था। तो सामने लिखा दिखता था? दिखता था? नहीं दिखता। घर में कभी कभी होता है, आप घर में दूसरे कमरे में कोई सामान ढूंढने जाते हो, और जाते जाते कुछ और विचार आ गया, तो यही भूल गए क्या लेने आया था, और वहां कितना भी ढूंढ लो अब नहीं मिलता है, और सर पे हाथ मार के वापस चले आते हो। रास्ते में लौटते हुए आते, अच्छा कैंची लेने आया था, और वो कैंची वहीं होती। तो जब आप पहली बार गए थे तब आंख के रेटिना पे कैंची का चित्र बना था कि नहीं बना था? बना था कि नहीं बना था? बना था, क्योंकि वो तो फिजिकल एक्टिविटी है। मेरी आंख जितनी रहेगी उसके सामने जो भी रहेगा उसका चित्र बनेगा ही।
लेकिन मेरे को कैंची क्यों नहीं दिखाई? तो पहली बार में कैंची क्यों नहीं दिखाई दी, दूसरी बार में कैंची कैसे दिखाई दी? आंख तो खुली थी, चित्र पहले भी बना था, चित्र दूसरी बार में ही बना है, चित्र पहली बार में ही बना था। बात पहुंच रही? कंफ्यूजन तो नहीं? तो बताइए, पहली बार में कैंची क्यों नहीं दिखाई दी, दूसरी बार में कैंची क्यों दिखाई दी? ध्यान नहीं था। इसका मतलब आंख से दिखता है कि ध्यान से दिखता है? आंख नहीं रहेगी, ध्यान रहेगा, दिख जाएगा। किसी की आंखें नहीं होंगी, है ना, तो उसको कुछ दिखाई देगा कि नहीं देगा? बॉडी लैंग्वेज नहीं। किसी की आंख नहीं होंगी, उसको दिखाई देगा कि नहीं देगा? है? अरे जो मानसिक चित्र बनेगा वो तो उसकी मेमोरीज है। मैं कहूं भी आंख बंद करके दिल्ली चले जाओ, अब कैसे होगा? तो दूसरे को कुछ बिना आंख के भी कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है? आप ही बोलते हो, छू के देखता हूं, खा के देखता हूं, पी के देखता हूं, सूंघ के देखता हूं, चख के देखता हूं, और दिखा दूंगा और देख लूंगा। इसका मतलब देखना क्या है? इसका मतलब देखना क्या है? देखना क्या है? देखना क्या है? आंख से देखना होता है? देखना आंख से होता है? आंख से ये ब्लैक भी नहीं दिखता है, पेन तो दिखता ही नहीं है, ये ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखता है। और थोड़ा आगे चलते हैं। एक मरे हुए आदमी की आंख के सामने पेन दिखाओ, दिख रहा है कुछ? देखेगा? नहीं देखेगा। उसी आदमी की आंख, मरे हुए आदमी की आंख निकाल के जिंदा आदमी में लगा दो, अभी देखेगा कि नहीं देखेगा? पहले क्यों नहीं देख रहा था? देखने वाला गायब था, ध्यान नहीं था वहां, ध्यान देने वाली चीज ही गायब है। इसका मतलब है आंख तो ठीक थी, यदि उसी आंख को निकाल के जिंदा आदमी में लगा दिया, उसी आंख से दिख रहा है, तो आंख तो पहले भी ठीक थी, आंख तो अब भी ठीक है। देखने वाला गायब था, ध्यान देने वाली चीज गायब थी, तो आंख से दिखता है कि ध्यान से दिखता है? तो आपकी आंखें ठीक होने से कुछ नहीं होता है, आंखें 6x6 होने से कुछ नहीं होता है। देखने वाला जब 6x6 होता है तो किससे दिखता है? चेतना से दिखता है। चेतना से दिखता है। चेतना मतलब, थोड़ा सा स्थूल लेवल का एग्जांपल लेते हैं, फिजिकल एग्जांपल। जैसे इस बिल्डिंग में कोई आर्किटेक्चर वाला आएगा तो उसको क्या दिखाई देगा? बिना देखे उसको दिख जाएगा कि इसमें कितना सरिया लगा हुआ, जबकि सरिया दिख नहीं रहा है। एक आर्किटेक्चर वाले बंदे को, या सॉरी एक बिल्डिंग डिजाइन वाले बंदे को, है ना, बिल्डिंग डिजाइन जो जानता है, उसको बिल्डिंग में घुसने के बाद ये दिख जाएगा कि इसमें कितना लोहा लगा हुआ है, जबकि कोई भी लोहा दिख नहीं रहा। तो किससे दिखाई दिया? आंख से दिखाई दिया कि चेतना से दिखाई दिया? उसकी जिस लेवल की एक्सपर्टीज है वो उसने देख लिया, है ना। कोई बिल्डिंग डिजाइन वाला होगा, तो कोई आर्किटेक्चर वाला होगा, तो कोई और, हर व्यक्ति अपने तरीके से देखेगा। तो इसका मतलब है जितनी आदमी की देखने की सामर्थ्य है, जितनी उसकी चेतना की सामर्थ्य है, जितना उसके ध्यान की सामर्थ्य है, उतना देख सकता है। आंख से कुछ नहीं दिखता है। आंख मात्र बायोलॉजिकल लेंस है। जब आंख खराब होती है, दूसरा लेंस और टिका दिया जाता है। जिन्होंने चश्मे लगाए हैं, क्या मतलब उसका? चश्मे लगाने का क्या मतलब होता है? लेंस ही तो है। तो इसका मतलब ये मात्र बायोलॉजिकल लेंस है। इसकी जब ये प्रॉब्लम में आया तो एक और लेंस लगा दिया, ताकि वो लेंस की जो है ना वो एडजस्ट हो गया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दर्शन मतलब क्या? देखना। देखना मतलब क्या? इसलिए देखो, आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो जगह जगह क्या लिखा रहता है? कहीं कहीं कुछ साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं, माइंड योर लेग्स। जब कोई सुनता नहीं है तो क्या बोलता है? कान फाड़ो। क्या बोलते हैं उसको?
कान इधर लाओ बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? कान इधर लाओ कि ध्यान इधर लाओ? ध्यान लाओ, कान तो वहीं था। यदि कान से सुनते तो कान इधर लाओ बोलते, है ना। जब जो कोई चीज खा रहे हैं, है ना, खा रहे हैं तो क्या बोलते हैं? ध्यान से खाओ, है ना। स्वाद नहीं आया तो क्या बोलते हैं? जीभ पे ठीक से टिकाओ, क्या बोलते हैं? ध्यान से खाओ, है ना। बहुत सारी कंपनीज में, शराब की कंपनी में जो शराब को चखता है उसकी सैलरी सबसे ज्यादा होती है, या कोई भी जो इस तरह की जगह में लोग रहते हैं, क्योंकि उसको टेस्ट करना है। टेस्ट करने का तो जीभ हमारी आपकी एक जैसी है, जीभ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी का ध्यान चला गया है उतना फाइन, संगीत के जो 7 स्वर हैं उनकी जो इतनी सारी उतार चढ़ाव हैं, वो केवल उसका ध्यान चला गया, वो पहचान पाता है कि दो चीजें अलग अलग हैं। दर्शन मतलब तो ना आंख से दिखता है, ना नाक से सूंघते हैं, ना जीभ से चखते हैं, ना मुंह से बोलते हैं। ये सारी एक्टिविटी कहीं और हो रही है। इसलिए आपका माइंडफुलनेस क्या है? मेरा ध्यान जाता है तो मेरे को सूक्ष्म आवाजें भी पकड़ में आती। मेरा आवाजों की तरफ ध्यान नहीं है। मैं 2 माइक से अभी मेरे पास कितने माइक हैं? अभी मेरे पास कितने माइक हैं? वही तो बात है। बिना मुंह के बोलना, बिना कान के सुनना संभव है कि नहीं है? बिना मुंह से बोल सकते हैं क्या? बिना कान से सुन सकते हैं क्या? नहीं। पर आप दिन भर यही करते हो। आप बिना मुंह के बोलते हो, बिना कान के सुनते हो। जब आप अपने आप से बात करते हो सुनाई देता है कि नहीं? कान से सुनते हैं क्या? जब मैं अपने आप से बात करता हूं तब मैं कान से सुनता हूं कि डायरेक्टली सुनाई देता है? जब मैं अपने आप में से बोलता हूं तो मुंह से बोलता हूं कि डायरेक्टली बोलता हूं? तो कौन बोलता है और कौन सुनता है? इसका मतलब है मैं ही बोलता हूं, मैं ही सुनता हूं। आवश्यकता अनुसार मुंह का प्रयोग कब करता हूं? जब उसकी थोड़ी आवाज ऊंची करनी है। कान का प्रयोग कब करता हूं? जब दूसरे को सुनना है। जब मुझी को सुनना है और मुझी को सुनाना है तो ना मेरे को मुंह की आवश्यकता है, ना मेरे को कान की आवश्यकता है। इसलिए मुंह भी एक बायोलॉजिकल माइक है। मुंह शुद्ध रूप से बायोलॉजिकल माइक है। तो मेरे पास कितने माइक हैं? मेरे पास 2 माइक। मेरे 2 माइक लगाने के बाद भी आप गायब हो जाते हो। आप कब गायब हो जाओगे? आप फिजिकली यहां बने रहें, ऐसा मेरी विनम्र प्रार्थना है। और आपको आश्वासन देता हूं, जैसे आप आए थे ऐसे नहीं रहोगे। आपकी जिंदगी भर की उपलब्धि एक तरफ और ये 7 दिन की उपलब्धि एक तरफ, तोल के देख ले। लेकिन वो स्टार लगा है, आजकल आता है ना, नीचे स्टार लगा रहता है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि फिजिकली और मेंटली आप प्रेजेंट रहेंगे। आप फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट रहते हैं तो रिजल्ट प्रोड्यूस करना हमारी जिम्मेदारी है। आप कुछ भी, बस आप इतना ही कर दीजिए। आप लेट के सुने, बैठ के सुने, पोस्चर कोई भी रखें चलेगा, है ना। किसी की कमर में दर्द है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, बेड लगाए हुए, आप लेट के सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मन इधर लगा रहे, आप सुन पाए, क्योंकि सुनना कान से नहीं होता है, देखना आंख से नहीं होता है, चखना जीभ से नहीं होता है। मैं उपलब्ध नहीं हूं तो मेरे को नहीं, मैं टेंशन में हूं और खाना खा लिया, पता ही नहीं चला नमक था कि नहीं था। खाने के बाद पता चला कि नमक था ही नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान तो गया ही नहीं। तो ध्यान पूर्वक खाता हूं तो नमक का पता चलता है, ध्यान पूर्वक देखता हूं तो आंख से कुछ दिखाई देता है। नहीं तो जितनी आंख खुली है उतना, है ना। हम मॉल में जाते हैं, किसी भी जगह में जाते हैं, जितने भी सामने चित्र हैं सब आंख पे पड़ रहे कि नहीं पड़ रहे? सभी पड़ रहे, लेकिन आपको सभी दिखाई देता है कि कुछ और दिखाई देता है? आप जो देखना चाहते हैं केवल वो दिखाई देता। सभी दिखाई दे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सभी दिखाई देगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको वो दिखाई देता है जो आप देखना चाहते हो, है ना। क्या चीज, क्या देखना चाहते हो? जो आपकी चेतना है। तो कौन देखता है? जिसकी जैसी चेतना है। इसलिए किसी को क्या दिखाई देता है? जैसी जिसकी चेतना है। बात पहुंची? तो एक आदमी उतना ही देख सकता है जैसी उसकी चेतना है। एक आदमी को किसी जगह में, एक आदमी को बद्रीनाथ केदारनाथ में भी जाके बिजनेस दिखाई देता है। यार ये धंधा क्या हो सकता है? क्या मैं जब वर्कशॉप करता हूं तो गुजराती कम्युनिटी ज्यादा होती है,
गुजरात में काफ़ी इंटेंसिवली, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, उत्तराखंड, ये जगह में मैं लगातार मूव करता हूँ। तो गुजराती लोग ही ये पूरे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसमें 50% ऑडियंस गुजराती होती है। गुजराती कम्युनिटी बेसिकली बिजनेस कम्युनिटी, उसको हर जगह में जाके पहले बिजनेस दिखता है, यहाँ भी क्या बिजनेस हो सकता है। तो क्या चेतना थी? यदि चेतना में बिजनेस प्रायोरिटी में है तो बिजनेस दिखाई दे रहा है। कोई वहां पे किसी आत्मज्ञान की तलाश में आया है, कोई तो जिसकी जैसी दृष्टि है, तो इसका मतलब चेतना कहें, दृष्टि कहें, है ना, जो भी कहें, लेकिन एक क्लैरिटी बनती है कि आंखों से दिखता होता। इसलिए बढ़िया सूत्र है, समझा तो देखा, नहीं समझा तो नहीं देखा। क्या मतलब? समझा तो देखा और नहीं समझा तो नहीं देखा। हम अपने घर के लोगों को देख पाए, समझ पाए? हम अपने साथ घर में रहने वाले लोगों को देख पाए, समझ पाए? हमने दुख अपनों से पाया है कि परायों से पाया है? दर्द के मारे बोल नहीं पा रहे हो? हाँ, इतनी चोटें हैं, बोलने से भी आह निकलती है। हमने दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया? जोर से बोलते जाओ। अपनों से, है ना। ये अपने हमने सुख पाने के लिए बनाए कि दुख पाने के लिए? सुख पाने के लिए। आप उनको सुख देना चाहते हो कि दुख देना चाहते हो? और यदि वो भी शिविर में होते तो वो क्या बोलते? सुख देना चाहते हैं कि दुख देना चाहते हैं? आपके वो भी जिनसे आपने दुख पाया है, वो भी यही बोलते हैं कि हम भी सुख देना ही चाहते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में हमने एक दूसरे को दुख दिया है ना। हाँ, इस देश में साधुओं की बड़ी संख्या अपने परिवार से कष्ट पाके घर छोड़ के निकले हुए लोग हैं। ये मेरा किया हुआ सर्वे है पर्सनली। तो इस देश में साधुओं की बड़ी संख्या वो है जो अपनों से दुख पाके किसी पॉइंट पे घर छोड़ के चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनों से दुख पाया। इसका मतलब अपने हमको समझ में आए कि नहीं आए? जोर से बोलो। नहीं आए। इसका मतलब देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा। आंख ठीक है कि नहीं है? है। तो आंख से दिखता है कि चेतना से दिखता है? चेतना से दिखता है। तो जा यार, अब आंख थोड़ी बहुत कम ज्यादा होगी, चले। तो दर्शन का मतलब समझ में आया कि दर्शन का मतलब है एक 24 साल के बच्चे का दर्शन देखने की सामर्थ्य एक 60 साल के व्यक्ति से ज्यादा हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है ना। एक 60 साल के व्यक्ति को पैसे के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है, उसी के बेटे को लगता है कि पैसे की कोई वैल्यू, मतलब पैसा मेरे लिए उतना। आजकल तमाम ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं जो 30 साल प्लस माइनस की एज में, जिनको लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, पैसा मैंने देख लिया। क्योंकि 24 साल की एज से 22 साल की एज से वो 1.5-2 लाख रुपए महीना ले रहा है, उसने संसार घूम लिया, उसने वर्ल्ड की हाईएस्ट एजुकेशन पा लिया। वो कहता है व्हाट नेक्स्ट, और बताओ, इससे काम नहीं चलेगा। ये बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब है कि एक बाप की तुलना में बेटे की चेतना का स्तर ऊंचा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप सभी, मेरे को लगता है, कितने लोग हैं जो 50 के आसपास वाले हैं? 50 वाले हाथ उठाएं, 50 के आसपास वाले, है ना। इन सब के बच्चे लगभग 12th पार करके कॉलेज में या कॉलेज शादी हो गई है। कितनी बार हमको अपने परिवार में लगता है कि हमारे जवान बच्चों से बात करते हुए अपने बच्चों का लॉजिक हमारे लॉजिक पे भारी पड़ रहा है और हमको सम्मानजनक वापसी करनी पड़ रही है। कितनी बार ऐसा होता है ना। अपने बच्चों से बात करते हुए हमको बात करते करते लगने लगता है कि इसकी बात का उत्तर मेरे पास नहीं है ना, और उसकी बात ज्यादा ठीक लग रही है, मतलब आपको चुप होना पड़ता है। इसका मतलब है फिर हम तुम्हारे बाप हैं ये बोलने की अब कितनी जगह रह गई? हो सकता है मानसिक रूप में वो आपका बाप, तो वो गुंजाइश रखी जाए कि नहीं रखी जाए। इसलिए जब हम शिक्षा में बात करते हैं तो शिक्षा कौन दे रहा है, कौन पा रहा है? शिक्षा देने वाला कौन है, शिक्षा पाने वाला कौन है? शिक्षा देने वाली भी एक चेतना है, शिक्षा पाने वाला भी एक चेतना है। शरीर शिक्षा देता है कि शरीर शिक्षा लेता है? शरीर केवल माध्यम है ना। उस शिक्षा देने वाला एक चेतना। देखो, सबका तो हाथ पैर उतना ही है, कितना फर्क है। संसार में 4 ही कलर है ना, क्या बोलते हैं? ब्लैक, व्हाइट, येलो
और गेहुआ, क्या बोलते हैं, ये येलोइश है ना, बेटे है, 4 ही कलर है। हाइट 5 से 6 फुट होती है लगभग, ठीक है। उम्र 60 से 80 साल वगैरह ही रहती है। मेल और फीमेल ही होता है, ज़्यादा अंतर थोड़ी है लोगों में। सारे संसार को देखोगे तो एक आदमी उसी शरीर के साथ अपने 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर होता हुआ दिखाई देता है। एक व्यक्ति वैसे ही दिखने वाला, यदि उसके बारे में ना बताया जाए, वही 10,000 लोगों के लिए जॉब क्रिएट करके बैठा है। मैं गुजरात में शिविर करता हूँ, वहाँ 200-500 करोड़ का आदमी तो ऐसे ही मिल जाता है, ठीक है। वहाँ परिचय का एक बड़ा लेवल तो यही है कि कितने 100 करोड़ का है, और 100 की तो गिनती थोड़ी कम है। 1000 करोड़ के ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा लगता है कि कुछ काम की बात हो रही है, हाँ। और 1000 करोड़ के आदमी को देख के, 2-5 हजार करोड़ के आदमी को देख के आपको लगेगा नहीं कि इसमें कहीं 2-4-5 हजार करोड़ दिखेगा। अपने यहाँ किसी के पास थोड़ा सा पैसा आता है तो जगह जगह से टपकता है संभलता नहीं हो। वहाँ 2-5 हजार करोड़ का आदमी ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल एकदम, उसको देख के लगेगा इसकी नौकरी भी लगी है कि नहीं लगी। आपको उसके बारे में तो आपको पता होगा। गुजरात में एक डायमंड वाला है जिसने दिवाली पे कारें बांटी थी, एक बार टीवी में न्यूज आई थी, सुना, ध्यान में है ना। सावजी भाई उसका नाम है। मैंने सावजी भाई की कंपनी में शिविर किया, तो सावजी भाई की कंपनी में क्रिकेट का स्टेडियम है, और वो अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए घर बना के बिल्कुल नो लॉस नो प्रॉफिट पे, इतना कमिटमेंट है अपने एम्प्लॉयज के साथ में। यदि उसका हस्बैंड गुटखा खाएगा तो रिपोर्ट ऑफिस में आएगी, इतना कनेक्ट है। तो सावजी भाई के यहाँ शिविर किया, तो उन्होंने फिर जब खाने पे हम लोग बैठे थे तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई। बोले मैं सूरत में जो है 150 रुपये लेके आया था। तो 4 भाई हैं, चारों भाइयों की एजुकेशन मिला के ग्रेजुएशन नहीं होता, 12,000 करोड़ की कंपनी है। तो मैं बोला सावजी भाई आप इतना अच्छा कैसे कर पाते? बोले हमको यही दुख रहा कि हम पढ़े नहीं हैं, इसलिए आज तक पढ़ रहे हैं। क्या करते हो? बोले जो भी अच्छी चीज आती है अपनी कंपनी में कराते हैं, जीवन ढूंढ के ले आते हैं। जीवन विद्या आएगी, विपश्यना आएगी, कुछ और आएगा, कुछ और आएगा। हम सब कुछ करते रहते हैं, कुछ कराते रहते हैं, और हमेशा सीखने की कोशिश करते। वर्ल्ड का 80-90% डायमंड इंडिया में कटता है, उसमें से भी 80% सूरत में कटता है, और एक ही कम्युनिटी काटती है। और इनको इंग्लिश का ABCD नहीं आता है। ये महीने में 2 बार बेल्जियम जाता है, और खाखरा फाफरा ढोकला साथ लेके जाता है। एयरपोर्ट से उतरते ही दुभाषिया साथ में लेता है, और वर्ल्ड का जो बेस्ट डील करके आता है, जो वर्ल्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है, वो ये ग्रेजुएट बिना किया। एक भी व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं है, किसी की भी सैलरी 25-50 हजार से कम नहीं है पूरी कंपनी। भाई साहब स्किल की वैल्यू। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो जज्बा है इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट क्रिएट करने का, वो जो जज्बा है बेस्ट क्वालिटी क्रिएट करने का, वो जो जज्बा है अपनी जिंदगी में कुछ क्रिएशन कर देने का, है ना, तो लगता है कि वो जिंदगी में आउटपुट देने वाली चीज शायद कुछ और है ना। इस एजुकेशन को कैसे उस जगह में लेके जाए जहां सही अर्थों में, देखो वक्त के साथ साथ एजुकेशन का सम्मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? वक्त के साथ साथ एजुकेशन का सम्मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। आप तो एजुकेशन में हो तो यही बोलोगे, है ना। ये डी स्कूलिंग, होम स्कूलिंग, है ना, तमाम तरह के ऐसे प्रयोग देश भर में। अकेले गुड़गांव में 400 फैमिलीज हैं जो अपने जो सारे IITs, IIMs या अच्छी एजुकेशन पाए हुए सारे लोग हैं। ये सारे बहुत सारे लोग, अपने 400 लोगों को मैं जानता हूं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते हैं? ये माना जाता है कि स्कूल एक मानसिक कचरा घर है, जिसमें सारे बच्चे अपने परिवारों का मानसिक कचरा लेके आते हैं और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को ऐसी जगह नहीं भेजें, तो उनके लिए एक अलग एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ वो लोग वर्कशॉप के लिए आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक समय वो था जब किताब पे पैर भी लग जाता था तो 4 बार हाथ लगाते थे, है ना। तो वक्त के साथ साथ एजुकेशन को लेके जितने बड़े हमारे सपने थे, शायद वो धीरे धीरे कम हुए हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ शिक्षक, मतलब एजुकेशन का यदि देखेंगे तो एजुकेशन, अब अनपढ़ रहना भी ठीक नहीं है, लेकिन एजुकेशन से जो हमारी अपेक्षाएं हैं शायद वो और पूरा होने की आवश्यकता है, उसमें और कुछ बेहतर करने की आवश्यकता है।